क्या कर रहे थे? आज स्टार्ट करेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग दो, नेक्स्ट चैप्टर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। Newton's law of motion. है ना? Newton's law of motion. हाँ, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 9 में तो पढ़ाया होगा, है ना? स्टेटमेंट वगैरह। लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स के बारे में, है ना? ठीक है, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? आ रही है ना? अभी तो आ रही है ना? क्लियर? हाँ, चलिए ठीक है। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स किसको बोलते हैं? फोर्स का सिंपल सा डेफिनेशन है पुश और पुल। पुश और पुल, which tries to change the state of motion. Alright. Push or pull, push or pull, which try to change a state of motion or rest. यानी कि पुश और पुल जो कि स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना चाहता है, जो स्टेट है किसी ऑब्जेक्ट का उसको चेंज करने का कोशिश करता है। कोई जरूरी नहीं है कि चेंज करे, है ना? कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है चेंज करने का, है ना? उसी को हम बोलते हैं ओके यार, आज कैसे आवाज का दिक्कत हो रहा है? रोज तो नहीं होता था। फैन बंद कर दिया तो, है ना? पुश और पुल which try to change a state of motion and rest, है ना? इसको समझो, स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, है ना? अगर कोई ऐसा पुश है, ऐसा कोई पुल है जो कि स्टेट को चेंज करना चाहता है ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लो एक ब्लॉक है ना? एक हेवी ब्लॉक है, ठीक है ना? सपोज तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो, धक्का दे रहे हो, है ना? आगे की तरफ, और अगर ये ब्लॉक है तो तुम्हारे धक्का देने से हो सकता है कि डिस्प्लेस करे। इनिशियली क्या था? अगर इनिशियली बात करें तो ये रेस्ट में है, सपोज, है ना? इनिशियली रेस्ट में है, यहाँ से कोई पुश कर रहा है,
पुश करने से हो सकता है कि ब्लॉक डिस्प्लेस करे, या हो सकता है ब्लॉक ना तो डिस्प्लेस करे, है ना। लेकिन दोनों ही केस में फोर्स को अप्लाई कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोशिश तो करेगा, ट्राई करेगा, तुम बोलोगे कि तुमने फोर्स ही नहीं लगाया, है ना। ये जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है रिजल्टेंट फोर्स पे। किस बात पे डिपेंड करता है? रिजल्टेंट फोर्स पे। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम आगे आएंगे बात। अब मान लो अगर ये स्मूथ सरफेस होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, और ये बहुत हेवी ब्लॉक है, ये बहुत ज्यादा हेवी ब्लॉक है, और ये बंदा जो है ट्राई कर रहा है कुछ डिस्प्लेस करने का, तो क्या कर पाता? सोच के बता। अगर सरफेस जो है बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, ब्लॉक है बहुत ज्यादा हेवी है, ये बंदा कोशिश कर रहा है डिस्प्लेस करने का, तो क्या डिस्प्लेस कर पाता? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सुन लो पहले, ये जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस। अगर ये स्मूथ सरफेस है तो ये कितना भी हेवी क्यों नहीं रहे, अगर ये फोर्स लगाएगा तो डिस्प्लेस कर देगा, है ना। डिस्प्लेस नहीं होने का कारण क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स, है ना। ये जो सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस है, उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। उस फ्रिक्शन के बारे में आगे बात करेंगे। नॉर्मल केस में मैं बात कर रहा हूं, छोटा बच्चा भी होता बहुत, अगर बिल्कुल फ्रिक्शन है तो आइडियल कंडीशन, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, ऐसा कभी होगा नहीं फ्रिक्शन नहीं, आइडियल कंडीशन में मान के चल रहा हूं, है ना। तो बिल्कुल स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, उस केस में जब आप फोर्स लगाओगे तो इस ब्लॉक को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, चाहे वो छोटा बच्चा है क्यों ना हो, कितना भी हेवी क्यों ना हो। बात समझ रहे हो? ये फिजिक्स बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, फिजिक्स बोलता है कि डिस्प्लेस होना पड़ेगा, ठीक है। अब मान ले एक आदमी है, अगर ये पुश करेगा फ्रिक्शनलेस है, डिस्प्लेस कर देगा, मान ले कि ऐसा है ना, इधर से फोर्स लगाना, ठीक है। तो अगर मान ले F1 फोर्स लगा रहा है, F2 लगा रहा है, सपोज F1 इज ग्रेटर देन F2, इधर कोई बड़ा आदमी है, इधर कोई बच्चा है, धक्का देगा तो किधर जाएगा? आगे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि नेट फोर्स आगे की तरफ है, ये बोला रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट क्या है, रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट इफेक्ट क्या है। तो अगर इधर कोई बड़ा आदमी है, इधर कोई बच्चा है, और बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है, और जो बड़ा आदमी है आगे की तरफ पुश कर रहा है, तो नेट फोर्स जो आएगा इस ब्लॉक पे वो आगे की तरफ है, ठीक है। और ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा, फ्रिक्शनलेस कंडीशन लिया हुआ है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, F1 लगा रहा है, F2 लगा रहा है, बराबर ताकत वाला आदमी, मूवी में देखता है ना, अगर किसी मूवी के अंदर दो कैरेक्टर होता है, अगर हीरो का, पहले मूवी क्या होता था कि अगर दो हीरो है, मान लो एक ही मूवी है, और जब दोनों लड़ता था तो एक मुक्का ही मारेगा तो एक मुक्का ही मारेगा, यही होता था ना, बराबरी का लड़ाई चलता था। मान ले आइडियल कंडीशन वैसा ही है कोई, ये दोनों इक्वल फोर्स लगा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और ये केस में रहेगा। बोलना नहीं चाहता हूं कि फोर्स फोर्स और कोई कंडीशन है कि वो ट्राई करेगा स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना, जैसे पहले ऐसे में था, एक पुश करता तो उसको मोशन में ला देता है ना। दूसरा हो सकता है कि ब्लॉक मूव कर रहा है, एक ब्लॉक मूव कर रहा है, आगे से आ गया ओपनिंग, है ना, सुपरमैन टाइप से यार एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो क्या होगा, कुछ दूर आगे जाके ब्लॉक रुक जाएगा, है ना, जैसे तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, पहले मोशन में था बाद में रेस्ट में आ गया, यहाँ पहले रेस्ट में था फिर मोशन करने लगा फोर्स लगाने से, या ये तो हुआ,
नहीं भी हो सकता है, कोशिश करेगा फेल नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था बहुत ज्यादा हेवी है, फ्रिक्शन है, तो कोशिश भी करके डिस्प्लेस नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें फोर्स एक्सर्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट फोर्स है ना, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। सही बात है, ये दो चीज समझ में आई। तीसरा जो होता है कि जैसे मान लो कोई ब्लॉक है ना, इधर स्ट्रेंथ फिक्स कर दिया आपने, स्ट्रेंथ तो उसको बांध दिया कहीं फिक्स पॉइंट और आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ब्लॉक जो है वो घूमती तरह आएगा, तो इस केस में क्या होगा भाई, तो जो फोर्स है यहाँ तक तो दो फोर्स है, एक तो ये अगर इसको भूल जा, मान ले वेलोसिटी दे प्रोवाइड कर दे, फोर्स नहीं दिया, वेलोसिटी दे दिया, झटका दे, झटका दोगे तो ब्लॉक इधर आ जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो फोर्स लगा रहा है अंदर की तरफ, है ना, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देगा, है ना। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है भाई, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है ना, क्या कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। बात समझ में आ रही है, तो फोर्स क्लियर है, फोर्स क्लियर है, समझ में आ गया, फोर्स और फोर्स ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट या फिर डायरेक्शन, है ना, या फिर डायरेक्शन। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, तीन चीजें कर सकता है, रेस्ट है, मोशन प्रोवाइड कर सकता है, मोशन में है, रेस्ट में ला सकता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन में तीन काम फोर्स कर सकता है ना, ये तीन काम कर सकता है। अब फोर्स का यूनिट का अगर बात करें, है ना, तो यूनिट होता है फोर्स का, आवाज नहीं आ रही, ये कैसे हो रहा है, सर बीच बीच में आपकी वॉइस कम आ रही है, इधर माइक्रोफोन है, इसे टाइप करो। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, दो चीज तो समझ में आया ना यार, फोर्स लगा के मोशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना, मतलब स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं या वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं, कम स्पीड से भाग रहा था फोर्स लगा के ज्यादा वेलोसिटी कर दिया। दूसरा, वेलोसिटी में मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसको हम फोर्स लगा के अपोजिट डायरेक्शन में रेस्ट में ला सकते हैं, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकते हैं। तीसरा मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, मान लो कोई पार्टिकल इधर मूव कर रहा था, आगे बढ़ रहा था और आप फोर्स इधर लगाओगे, तो फोर्स लगाओगे तो पार्टिकल क्या होगा, इधर मूव करने लगेगा, ऐसे मूव करेगा, करेगा ना, ये करेगा ना, दिखने का उधर तो देखेगा नहीं, ठीक है, चलो दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक ब्लॉक है ना, स्प्रिंग से बांध दो तुम इधर और इसको झटका दो इधर से, वेलोसिटी दे दो, तो क्या होगा, स्प्रिंग इधर आएगा ना घूम के, ऐसे हो जाएगा, आएगा, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ ना, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, तो ये तीन काम फोर्स कर सकता है बेसिकली, ठीक है। सर अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो वो फोर्स नहीं मानी जाएगी, आगे हम आ रहे हैं तो सब समझ में आ जाएगा, अभी आगे उसी बात पर हम आ रहे हैं, ध्यान से समझ सकते, ठीक है, यानी कि फोर्स तीन काम कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब उसी में अंदर जाकर बात करोगे तो वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है, वेलोसिटी को डिक्रीज कर सकता है, ऐसे बोल सकते हो बेसिकली। आगे मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आओगे तो हम इस चीज को एक ही चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन से, है ना, तो ये फोर्स अगर यूनिट की बात करें, है ना, अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है बेटा न्यूटन,
कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने किया होगा इस टीजीएस से रिलेटेड, हाँ सर ऐसा ही है, आपने उसमें किया होगा यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर। दूसरा जो है सीजीएस यूनिट वो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और उसको बोलते हैं डायन, है ना, डायन, ठीक है। 1 न्यूटन होता है 10 टू द पावर 5 डायन, ठीक है। ये सब बेसिक चीज है। अरे याद हो जाएगा सर, याद करना थोड़ी पड़ता है, जैसे जैसे आगे पढ़ोगे खुद ही याद हो जाएगा, इतना बार यूज होगा कि तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स, यूनिट हो गया न्यूटन, एसआई यूनिट सीजीएस डायन और रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट पता ही है आपको। अब बात करते हैं फोर्स के जो फैक्टर्स हैं। फोर्स के बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मतलब 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं जो आपको आएंगे देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। फोर्स है तो एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड। दूसरा फोर्स है, फोर्स ऑफ वेक्टर, ये तो पता ही है ना, ये सब तो पढ़ा ही है, देखने की जरूरत है नहीं, क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर है तो क्या होगा, साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, है ना, क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ठीक है। तीसरा होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब फोर्स को जब हम पढ़ेंगे तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एक तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब किस पॉइंट पे अप्लाई किया जा रहा है ना। ये आगे पढ़ोगे जब रोटेशनल मोशन में हो, तीसरा वाला पार्ट। अभी जो हम अपना फोकस होगा वो ज्यादातर इन 2 बातों पर होगा, ठीक है। अपना जो फोकस होगा वो ज्यादातर इन दोनों बातों पर होगा। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे डिस्कस है ना, ठीक है, ठीक। अगर मैं सेंटर में फोर्स अप्लाई करूंगा तो सीधे आगे की तरफ मूव कर रहा है, अगर मैं इसके एंड पे अप्लाई करूंगा तो रोटेट कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है ना कि तुम फोर्स कहां पे अप्लाई करते हो, है ना। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, क्योंकि वो रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करने लगता है। नॉर्मल केस में अगर आप किसी ब्लॉक को, मान लो ये ब्लॉक रॉड है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, मान लो ये कोई ब्लॉक है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, आप सेंटर पे फोर्स लगाओगे सीधे आगे ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी चीज को सपोज एंड पे फोर्स लगाओगे तो ये आगे तो जाएगा लेकिन रोटेट कर जाएगा। समझ में आ रही है। तो रोटेशनल एस्पेक्ट्स है, इसके बारे में आगे एक चैप्टर से हमारी बात होगी। बस मेंशन कर रहा हूं मैं कि 3 चीज है फोर्स के बारे में अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो 3 बातों को ध्यान रखना है, डायरेक्शन पे और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस चैप्टर में 2 चीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्लियर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
अब स्टार्ट होता है बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो लिखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नाइन्थ में पढ़ा था। लॉ, सबसे पहले तो लॉ का मतलब, लॉ का मतलब लॉ जनरली जो है फिजिक्स के अंदर, वैसे लाइफ में हमारे यहाँ तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ तो अपना फ्रेम किया हुआ है कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब जिस एक एक मतलब एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें किस तरह से रहना है नॉर्मल लाइफ। फिजिक्स में लॉ का मतलब है जनरली, लॉ जो आता है वो एक ऑब्जर्वेशन से आता है ना। किसी चीज को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है क्या होता है, और उसके बेसिस से लॉ डिराइव किया जाता है ना। कभी कभी लॉ का प्रूफ भी होता है फिजिक्स में, बहुत जगह लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, बहुत जगह आपको प्रूफ भी मिले, है ना। बाद में प्रूफ आ गया, पहले ऑब्जर्व किया गया। डेवलपमेंट तो फिजिक्स का ऐसे ही हुआ ना। अब न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या बोला कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है ना, तो अगर वो मोशन कर रहा हो तो वो मोशन करते रहना चाहता है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है ना। वही क्या है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। तो ये ऑब्जर्वेशन है पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में उसने क्या बोला कि कोई भी बॉडी जब तक तब तक अपना स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, है ना। तो स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो लिख लो। if resultant force acting on a body if resultant force acting on a body is zero, then then body then body remains its states of motion. Its state of motion remains in if resultant force acting on body is zero, then body remains in its state of motion or rest. Remains in a state of motion or rest. सिंपल सा कहने का मतलब है जो तुम बोलते हो ना कि कोई चीज मोशन कर रही है तो मोशन करते रहना चाहेगी, रुकी हुई है तो रुकी ही रहना चाहती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, कोई बात लिखा हुआ। बेसिकली सिंपल सा मतलब है इसका कि अगर नेट फोर्स है ना, अगर नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट ये वाला साइन जो है इस समेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब नेट आएगा, है ना। तो जब नेट फोर्स जीरो है तो क्या बोल रहा है, या तो रेस्ट में होगा या तो वेलोसिटी जीरो होगा, या तो जो भी स्टेट ऑफ मोशन है उसको मेंटेन करेगा यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, है ना। वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, स्पीड की, ठीक है। तो वेलोसिटी जीरो हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन जीरो होगा, यही होगा।
स्टेटमेंट में क्या बोला गया कि जब नेट फोर्स 0 होगा, तो नेट फोर्स वैसे लिखते हैं समेशन होता है, इसका मतलब है ना। तो नेट फोर्स अगर 0 है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे, तो स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में यानी कि वेलोसिटी 0 रहेगा, या स्टेट ऑफ मोशन में तो स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों का मतलब क्या है, वेलोसिटी 0 हो जाए या वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 ये होगा ना। सही बोल रहा हूं ना, यानी कि नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि बैलेंस इक्विलिब्रियम की बात हो रही है ना। इसको आप बोल सकते हो फोर्स इक्विलिब्रियम। फोर्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स 0 होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जिसको भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाए यार, इसको मैं चेंज करता हूँ थोड़ा, हो सकता है उधर उस तरफ है, इस वजह से नहीं आ रहा हूँ। हाँ बेटा, आ रही है आवाज सही। अब क्लियर है ना सब। चलो, हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जब नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा, तो या तो रेस्ट में रहेगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। रेस्ट में रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, दोनों का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स 0 है या एक्सेलरेशन 0 है, और वाइस वर्सा, एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। दोनों बात बोला जा सकता है ना। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फोर्स इक्विलिब्रियम, और बोल सकते हो बैलेंस्ड कंडीशन और बैलेंस्ड फोर्स, है ना। जैसे थोड़ी देर पहले जब मैं एग्जांपल बता रहा था, तो याद होगा मैंने बोला था कि ब्लॉक है, दो बंदे धक्का दे रहे हैं उसको इधर से और इधर से, है ना। और अगर ये रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अरे एक्सेलरेशन 0 होगा ना। सपोज इसने लगाया फोर्स F1, डायग्राम बना लीजिएगा, F1 और इसने लगाया F2, ठीक है, सही है ना, ठीक है। तो दो बंदे, एक आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, दूसरा पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, एक F1 लगा रहा है, दूसरा F2 लगा रहा है, क्लियर है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, तो जब रेस्ट में रहता है इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 रह रहा है, एक्सीलरेशन 0 रह रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स भी 0 रहा होगा ना। यानी कि इस कंडीशन में कौन सा अप्लाई होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या अप्लाई होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एक्सीलरेशन 0 है इसका मतलब नेट फोर्स भी 0 रहा होगा ना। अब नेट फोर्स कौन कौन से इस ब्लॉक में फोर्स लग रहे हैं भाई, तो F1 और प्लस F2,
ये क्या होगा, ये दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा ना, अरे होगा ना। और हम बोल सकते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, बोल सकते हैं। यानी कि ऐसा तभी होगा जब F1 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, इसलिए माइनस आया है, इसलिए माइनस आया है। F1 एंड F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, इसका मतलब यही है। बात समझ में आई, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अरे आया ना, क्या आया समझ में, नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा। और इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलेंगे, फोर्स इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल लो। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो फोर्स इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, है ना। तो पहले से डिसाइडेड है, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ही होता है बैलेंस कंडीशन, है ना। इसको बैलेंस कंडीशन भी बोल सकते हो। यानी कि बैलेंस कंडीशन में कौन, किसको हमको अप्लाई करना पड़ेगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आगे एप्लीकेशन आने वाला है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिर्फ 2 स्टेटमेंट है जो तुम पढ़ते आ रहे हो 9th 10th से, ठीक है ना। पूरा का पूरा आगे एप्लीकेशन है उसका, पूरा का पूरा। आप अलग अलग क्वेश्चन में आपको ये 2 जो लॉ है और एक तीसरा 3 जो लॉ है उसी को अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये चीज समझना पड़ेगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कब अप्लाई करना है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कब अप्लाई करना है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कब अप्लाई करना है, ये चीज समझना जरूरी है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन आएगा तो फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा, है ना। इक्विलिब्रियम का कंडीशन आएगा तो फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, या तो नेट फोर्स 0 या तो एक्सेलरेशन 0, दोनों एक ही साथ एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो हमें समझना पड़ेगा कि नेट फोर्स 0 रहा होगा, और अगर नेट फोर्स 0 है तो हमें समझना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन 0 रहा होगा, ठीक है। अरे क्लियर है बात यहां तक, आगे चलो। एक चीज और तुमने पढ़ा होगा, नहीं, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया का डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शिया का डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, सुना था ना, अरे नहीं तो पढ़ा था ना, इनर्शिया जैसा जो कोई चीज होता है ना। तो इनर्शिया क्या है भाई, इनर्शिया, इनर्शिया बेसिकली, इनर्शिया मतलब सुनते ही लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा इनर्शिया है ना। इनर्शिया मतलब जो अपने स्टेट को रिटेन करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है। जैसे जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगा, जो मोशन कर रहा है वो मोशन करना चाहेगा, है ना। ये जो टेंडेंसी है बॉडी की, ये जो बॉडी की टेंडेंसी है वो क्या कहलाती है, इनर्शिया, है ना। लिख लो, टेंडेंसी ऑफ बॉडी, टेंडेंसी ऑफ बॉडी which try to retain its state of motion और रेस्ट। हाँ सही बोला, ठीक ठीक होना, वही हुआ इनर्शिया है ना। which try to retain its state of motion और रेस्ट, ठीक है। और इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। जितना हेवी ऑब्जेक्ट होगा या जितना हेवी आदमी होगा वो ज्यादा इनर्शियल होगा, है ना। इनर्शियल है इसी वजह से तो हेवी हो गया वो, भागता दौड़ता खेलता कूदता, है ना। नॉर्मल आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसको कोई डिजीज नहीं,
तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। यानी कि मास इसका ज्यादा होगा, मास इसका ज्यादा होगा, इनर्शिया उसका ज्यादा होगा। डेफिनेशन, टेंडेंसी ऑफ बॉडी, टेंडेंसी ऑफ बॉडी which retain or maintain its a state of motion or rest, state of motion or rest, है ना। Which try to retain its state of motion and rest। तो क्लियर हो गया, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास जितना ज्यादा हैवी होगा उसकी इनर्शिया ज्यादा होगा, है ना। इसी वजह से देखा होगा ट्रेन, ट्रेन देखा है ना। और एक नॉर्मल कार की बात करें, नॉर्मल कार अगर मान लो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रही है तो उसको रोकने के लिए मैक्सिमम अगर बहुत हार्ड ब्रेक लगाओगे तो 10-20 मीटर के अंदर रुक जाएगा, रुक जाता है ना। लेकिन अगर ट्रेन की बात करो, अगर ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है तो उसको रोकने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर नहीं लेकिन हाँ हाफ किलोमीटर का रेंज चाहिए, होता है ना। जब होता है ना पहले से ही ब्रेक अप्लाई करता है, वो धीरे धीरे करके रोकता है, रुकता है ना। तो बेसिकली क्या है, उसकी मास ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है। वेलोसिटी तो दोनों में उतना ही था, एक कार का मैं बात कर रहा हूँ उसमें कितना, उसमें 50 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा हूँ, ट्रेन में भी 50 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा हूँ, लेकिन दोनों का जो रोकने का प्रोसेस है और उसमें जो डिस्टेंस कवर करता है वो दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा तुम्हें, है ना। तो उसका कारण यही है कि ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा होने की वजह से उसकी इनर्शिया बहुत ज्यादा है। इनर्शिया मतलब वो जिस स्पीड में है उसको रिटेन करने की टेंडेंसी जो है उसके अंदर ज्यादा है, इसके अंदर ट्रेन है। क्लियर है ना। तो ये नॉर्मल से एग्जांपल है समझने के लिए। तो हो गया इनर्शिया। इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंने क्या बोला था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल लेंगे पे एक दो लाइन का चीज है आप याद कर लो, है ना। लेकिन आगे पूरा का पूरा इसका एप्लीकेशन आने वाला है, इसलिए मैंने बोला है कि कंडीशन याद रखो कि किस कंडीशन पे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो इसका कंडीशन से जो वापस निकल के आया, बाहर निकल के आया, वो क्या निकल के आया कि जब नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो हम नेट फोर्स जीरो लेंगे। हमें इस कंडीशन पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करना है। चलते हैं दूसरा, नेक्स्ट लिखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ स्टेटमेंट लिख लीजिए। पर ये क्या बोलता है, स्टेटमेंट लिख लीजिए। The rate of change of momentum, the rate of change of momentum of a body, the rate of change of momentum of a body, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to, is directly proportional to rate of change of momentum of a body is directly proportional to applied external resultant force,
external resultant force. And change in momentum and change in momentum takes in direction of applied force. The rate of change of momentum is directly proportional to applied resultant external force, and change in momentum is is in direction of applied net force. ठीक है, ये क्या बोलता है भाई? ये जो नेट फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। टी की बात कर रहा हूं तो टी है लीनियर मोमेंटम। है ना, यहाँ पे एरिया मोमेंटम की बात हो रही है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम होगा तो टी बेसिकली किसके इक्वल होता है? आपने पढ़ा होगा m into v। आगे पढ़ोगे आगे आएगा। वैसे वैसे मेन टेन में पढ़ा मास इनटू वेलोसिटी, यही आता है ना। अब एक f एक्सटर्नल जो होता है वो k का वैल्यू क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे जिसका वैल्यू भी 1 ही होता है ना। तो dt अपॉन dt। ठीक है, d mv अपॉन dt है ना। ठीक है, अरे यार यहाँ अलग प्रॉब्लम है, इसको क्या हो गया? दिखाई दे रहा है यार, कंप्यूटर ही बंद हो गया पता नहीं क्या। चलो ये तो दिखाई दे रहा है ना। है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ध्यान से बस सुनना। एम देख देता हूँ, देख रहा है
दिख रहा है बेटा? ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा? डीपी अपॉन डी। बी के जगह पे क्या लिखेंगे? एम डी डी है ना। और लिख सकते हैं एफ एफ क्या हो जाएगा? देखिए हो जाएगा बेटा क्या? एम इंटू वी है, तो इसमें लिख सकते हैं एम डीबी अपॉन डी प्लस वी डीएम अपॉन डी। ये लिख सकते हैं ना? बोल, सही बोल रहा हूँ है ना? हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसमें मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये आगे क्यों पढ़ोगे? रॉकेट प्रोपल्शन वाला जो केस है, वेरिएबल मास सिस्टम, अभी नहीं, आगे आएगा। ठीक है, तो अभी जो मानने वाले हैं, हमें ब्लॉक से पढ़ने वाले हैं सारा कुछ, जहाँ पे ब्लॉक का मास जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये डीएम अपॉन dt क्या हो जाएगा? m कांस्टेंट है तो डीएम अपॉन dt क्या होगा? 0 होगा ना। यानी कि f इक्वल्स क्या है? m dd अपॉन dt है ना। और बोल सकते हो f इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो कोई दिक्कत है? है ना। फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। और जब यहाँ पे मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ तो नेट फोर्स की बात हो रही है। जनरली अगर आप फोर्स की बात करोगे तो नेट फोर्स की बात होगी जनरली, है ना। अगर आप किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से देख रहे हो तो उसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे होते हैं, इंडिविजुअल फोर्सेस, है ना, अलग अलग टाइप के। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, और भी बहुत सारे फोर्स होते हैं। लेकिन जब उसके स्टेट ऑफ मोशन को हम देखना चाह रहे हैं, है ना, उस पर्सपेक्टिव में हमें हमेशा क्या देखना पड़ेगा? नेट फोर्स। क्या देखना पड़ेगा? नेट फोर्स। यहाँ पे जब मैं फोर्स लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या है? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सीलरेशन। ये कौन बताता है? न्यूटन सेकंड लॉ। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे नेट फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, यानी कि बैलेंस्ड फोर्स नहीं है, यानी कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, यानी कि इक्विलिब्रियम इस कंडीशन में नहीं होगा, इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो दूसरा जो पार्ट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो ये है F इक्वल्स ma, फोर्स इक्वल्स नेट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सीलरेशन। तो पहला था इक्विलिब्रियम का कंडीशन, तो जब इक्विलिब्रियम में होगा तो कौन लगेगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स का कंडीशन, है ना, उसमें कौन सा लगेगा? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि बताता है नेट फोर्स किसके इक्वल है? मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स किसके इक्वल है? मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर है? है ना। नेट फोर्स किसके इक्वल है? मास इनटू एक्सीलरेशन। लिखिए इसको।
हो गया छपाई? हो गया छपाई? है ना? बेटा dm by dt जब मास कांस्टेंट नहीं होगा, मास कांस्टेंट नहीं होगा जैसे मान लो सिंपल से क्या मान लो एक बात है ना, और इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए। एक बात है, ठीक है, इसमें जो फोर्स लगा रहे हैं और इसका मास है, तो अगर इसके अंदर मास है, इसका मास है में फोर्स F है, तो एक्सीलरेशन F इक्वल्स हम लिख सकते हैं m इनटू नॉर्मल एक्सीलरेशन, ठीक है। लेकिन मान लो इस पार्ट के अंदर एक होल है और इसमें सैंड भरा हुआ है ना, और यहाँ से सैंड लगातार बाहर निकल रहा है, तो इसका मास वेरी कर रहा है ना, तो जब मास वेरी करेगा तो डी बाई डी जीरो होगा क्या? नहीं होगा ना, तो उस केस में ये भी कंसीडरेशन के अंदर आएगा। जैसे रॉकेट के केस में आता है, रॉकेट के केस में फ्यूल बर्न होता है और बाहर निकलता है ना, और धीरे धीरे उसका मास कम होता जाता है, तो उसमें जो फोर्स लगता है वो वेरिएबल मास की वजह से लगता है। बात समझ में आई? हो गया? तो हो गया नेट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सीलरेशन। नेक्स्ट देखिए, अरे वो मास इनटू कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अभी नहीं है, वो आएगा तब पता है ना। चलो नेक्स्ट देखो, आवाज आ रही है क्या साहब? आ रही है, ज्यादा तो बोल रहे हैं आ रही है, आ रही है ना? आ रही है बट क्लियर नहीं है। हाँ हाँ मुझे पता है तुम बोल रहे हैं। चलो चलो फैन बंद कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लीनियर मोमेंटम मतलब क्या है? लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का, है ना। अभी तो समझाया था ट्रेन और उसके एग्जांपल लेके, कार के एग्जांपल लेके, तो बेसिकली उसमें क्या था, ट्रेन का मोमेंटम ज्यादा था, अभी समझाया था ना, मोमेंटम ज्यादा था, तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होता है फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम।
मोमेंटम को चेंज करने में ज्यादा फोर्स लगाना होता है। हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखिए, every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. ठीक है, every action has equal and opposite reaction. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हाँ, action and reaction force are at action and reaction force are at on two different bodies at same time. Action and reaction force act on two different bodies at same time. Yeah, simultaneously. ये वाला इम्पोर्टेंट है ना, ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम 9th में तुमने पढ़ा होगा लेकिन मतलब नहीं समझा होगा इसका, है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपने 9th में पढ़ा होगा, लेकिन आप इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हो, है ना। अभी समझ में आएगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर एट टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑफ सेम नेचर। Action and reaction force are of same nature. एक ही टाइप का दोनों फोर्स होगा, अलग अलग नहीं हो सकता, है ना। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और एक आदमी वापस लेके चल रहा है, धक्का दे रहा है सबको, है ना, ठीक है, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर, मान लो धक्का दे रहा है, तो एक्शन फोर्स जो है वो ब्लॉक पे लगेगा, एफ एक्शन फोर्स है, एक्शन फोर्स, ठीक है। अब तुम बोलोगे ना सर, तुम बोल सकते हो कि सर जितना हमने लगाया उतना ही ब्लॉक ने भी लगाया, तो ब्लॉक को तो मूव करना ही नहीं चाहिए, है ना। लेकिन यहीं पे समझने में गलती हो जाती है, क्योंकि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ही चीज बताता है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है वो एक ही बॉडी पे नहीं लग रहा कि वो नहीं मूव करेगा। जैसे दूसरा, अगर आदमी को देखोगे तो आदमी पे ब्लॉक में लगाया है एफ डैश, ठीक है। तो एफ एंड एफ डैश मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और सेम नेचर का भी होगा,
सेम नेचर का मतलब क्या होता है, अभी आने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस में, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो एक्शन फोर्स ब्लॉक पे लगा, रिएक्शन फोर्स आदमी के लगा। तो ब्लॉक को के बारे में सोचोगे तो ब्लॉक पे तो एक ही फोर्स लग रहा है ना यार, एफ। तो ब्लॉक तो मूव करेगा नहीं करेगा, ब्लॉक पे कहां नेट फोर्स 0 है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर एफ डैश इसी ब्लॉक पे लगता तब मूव नहीं करता, तब शायद मूव नहीं करता, वो अलग बात है। लेकिन ये दोनों फोर्सेस है वो अलग अलग बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। तो अगर इस बॉडी को हम देखें ब्लॉक पर देखें तो ब्लॉक पे एक ही फोर्स लग रहा है, वो किस पे लगा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, उस पे लग कहां जा रहा है हमें उससे। बात समझ में आई? अरे बोलो, है ना? मान ले ब्लॉक एक बंदा है, धक्का दे रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम सेकंड लॉ डिस्कस हमने कर लिया, उसके बारे में हमें नहीं सोचते, हम थर्ड लॉ के बारे में सोचते हैं। थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ हमें बोला कि एक्शन फोर्स, हर एक एक्शन फोर्स के अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक बोल रहा है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, मान लो एक फोर्स लगाया, ठीक है, उसका रिएक्शन होगा, उसका रिएक्शन किस पे आएगा? आदमी पे, बंदे पे, किधर? अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैग्नीट्यूड में एफ और एफ डैश इक्वल होंगे, सेम नेचर के दोनों फोर्सेस होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट। अब मैं कहना चाह रहा हूं, हमने क्या बोला था दूसरा स्टेटमेंट में, ये है एक्शन फोर्स, एफ क्या है? एक्शन फोर्स। एफ डैश क्या है? ये है रिएक्शन फोर्स। दोनों एक ही बॉडी पे लग रहा है क्या? एक ही बॉडी पे लग रहा है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है? अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। तो यही बोलना चाह रहा था, यही दूसरा स्टेटमेंट है और यही इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से भी तुम्हारे मन में कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि अगर जितना हमने फोर्स लगाया उतना वापस उसने लगा दिया तो मूव कैसे कर रहा है। उसका जवाब यही है, उसने लगाया डिफरेंट बॉडी पे लगाया ना। इस बॉडी के बारे में अगर सोचे, इस ब्लॉक के बारे में, तो इस पे तो एक ही फोर्स है, इस पे तो नेट फोर्स है, है ना? दूसरे वाले की बात करोगे, दूसरे वाले को तो मूव करना चाहिए सर, तो दूसरे वाले को देखोगे तो इससे एक ही फोर्स नहीं है, एक फोर्स है, और तीसरा इसको नीचे से सपोर्ट मिल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। समझ रहे हो? अगर एक फ्रिक्शन लेस सरफेस होता, अगर ये सरफेस फ्रिक्शन लेस होता पूरा, तो एक 4 मिनट इसको धक्का दे पाता, ऊपर स्लिप होकर गिर जाता है। समझ रहे हो बात? आइस पे देखा है, आइस, आइस का कभी कभी क्या होता है कि लीक वगैरह फ्रीज हो जाता है, उस पे चलना बहुत मुश्किल होता है बेटा, गलती से गिर जाओगे ना खड़ा नहीं हो पाओगे, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम होता है। समझे? है ना? उससे तुम किसी धक्का, किसी चीज को धक्का देने की तो बात ही भूल जाओ, तुम खुद स्लिप हो जाओगे। समझे? तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, क्या क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स कौन कौन सा होता है, ये सब बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ओके, अगले क्लास में आएंगे बेटा सेम नेचर के बारे में, तब कोई बात करेंगे, है ना? ओके, थैंक यू।